कल कहानी पढ़ रहे थे बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी में एक ठाकुर भूप सिंह रहते थे, ठीक है। और उधर जो है हमारा कौन था, श्रीकंठ सिंह था। उसका ठाकुर साहब का दो बेटा था, बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। तो जो बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह थी वो बीए की डिग्री पढ़ा लिखा में होनहार था, ठीक है। एक दफ्तर में नौकरी करता था। और लाल बिहारी सिंह जो था सजीला, मतलब हट्टा कट्टा जवान था, लेकिन पढ़ने लिखने में वो उतना नहीं था, ठीक है। फिर उसी और एक बगल का गांव में एक ठाकुर भूपेंद्र सिंह थी, जिसका एक बेटी आनंदी चौथी लड़की थी, जो बहुत रूपवान और गुणवती थी, ठीक है। रूपवान थे, गुणवती थे। उसने क्या कर दिया, ठीक है, श्रीकंठ सिंह के साथ विवाह कर दिया। भूप सिंह का स्वभाव रिझ गया और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंद के साथ विवाह कर दिया। और आनंदी से विवाह करने के बाद वो अपना घर लेके गए, ठीक है। ऐसी लड़की जो स्लीपर में सोती थी, बाग में सैर करती थी, मकान में खिड़ती थी, न जमीन पर फर्श थी न दीवार में मतलब इतना सुख सुविधा से रहती थी। और वो जब चल गई है अपना ससुराल, तो ससुराल में ज़मीन पर फर्श नहीं था, दीवार पर तस्वीर नहीं था, एकदम देहाती गृहस्थ का मकान था, ठीक है। थोड़े दिनों में उनकी परिस्थिति ऐसा अनुकूल बना लिया कि वो विलास सामान कभी देखना ही न चाहा, सब कुछ भुला गया, ठीक है। एक दिन क्या किया, दाल में खाने जब दिया था लाल सिंह को, तो खाने में घी थोड़ा सा था, तो घी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, ठीक है। दाल में छौंका वगैरह लगाते लगाते मांस में घी डाल दिया तो ख़त्म हो गया था, दाल में घी नहीं बढ़ गया था, ठीक है। जिससे क्या किया, वो दाल को, ठीक है, पाव भर तो घी ही था, ठीक है, तो वो मांस में डाल दिया था, ठीक है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह वो जरा सी बात में तिनक गया लाल बिहारी, ठीक है। तुनकर बोला मायके में तो जैसे घी की नदियाँ बहती हैं। किसको बोल रहा है, लाल सिंह, आनंदी को, ठीक है। तो इस तरह का उसको गाली गलौज करने लगा था, ठीक है। हाथी मरा तो भी तो 9 लाख का, और वहाँ इतना घी नित्य कहाँ खाई जाते हैं। मतलब आनंदी के मुंह से फिर कर बोली, ठीक है, आपके घर में घी थोड़ा सा तो था ही, ठीक है, जो क्या किए मांस में मिला दिए। इसी में लाल बिहारी जल उठता है, थाली उठाकर पटक देता है और बोला जी चाहता है जीभ खींच लूँ। किसका, आनंदी का। आनंदी भी क्रोध होता है, मुँह लाल हो उठा, बोली हुए होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। उसके बाद क्या करता है, अनपढ़ उज्जवल लाल बिहारी ने से न रहा गया, खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक दिया। फेंकने के बाद वो चोट लग गया उसका अंगुली में, ठीक है, वो तो अंगुली में चोट लग गया। क्रोध में मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की गति कांपते हुए कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस मान मर्यादा पचितक है, इसलिए अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह जाती है। उसके बाद जब उसका पति आता है श्रीकंठ सिंह, उसको सब बातें बताता है। बताने के बाद वो पूछने के लिए अपना पत्नी के पास जाता है, ठीक है। पहले तो लाल बिहारी सिंह उसको बढ़ा चढ़ा करके बता देता है कि आपकी पत्नी ऐसे है, वैसे है, इस तरह का है, ठीक है। श्रीकंठ सिंह बोले बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। किसको, आनंदी को। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, झुलझुलाहट में मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई उससे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ, ठीक है। वो आनंदी बोला कि तुमको जो ये बता दिया है, ठीक है, ये अच्छा नहीं किया है, जो भी बताया है उसका सामने आएगा तो उसका मुंह झुलस देंगे। इतनी गर्मी क्यों होती है, बात तो कहो। कौन कहता है, श्रीकंठ सिंह अपना पत्नी को कहता है। क्या कहूँ मेरे भाग्य का फेरे, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चापरासीगिरी करने का भी शोर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर क्यों न अकड़ता, ठीक है। आपका भाई जो है लाल सिंह, ठीक है, जी एकदम बेवकूफ़ है, गंवार है, ठीक है, चापरासीगिरी तक करने का नहीं आता है। उसने क्या करता है, खड़ाऊ से मारकर फिर अकड़ता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ठीक है।
श्रीकंठ सिंह कहते हैं। तो बताती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न थी, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने में बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी न तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। जितना घी था वो हमारा नाई कहार लोग खा जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। बस इतने ही बात पर उस अन्याय ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ में न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावपूर्ण रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, ठीक है। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। ठीक है, कहता है स्त्री के आँख के पलकों में तो आंसू रहता है, और ये आंसू जो होता है स्त्रियों का पुरुष को और भड़काने में, जैसे घी आग में घी को डाल देने का काम करता है, उसी तरह बोल रहा है आंसू जो है स्त्री को भड़काने में, पुरुष को भड़काने में स्त्री का आंसू। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने अपनी ही बार अपने कोई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं यही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, अपना इज्जत प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में जब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, आपको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरी पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुँह न खोलूँ। ठीक है, श्रीकंठ सिंह बोलते हैं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्री इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाया अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर से दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। कौन कहता है? श्रीकंठ सिंह। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। ठीक है, तो बोल रहा है हमको सब कुछ उसके पिताजी कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे होकर के, बुद्धिमान होकर के भी आप स्त्री की बात पर चलते हैं, और स्त्री की बात से ही घर का नाश होता है, और इसमें स्त्री को सिर के ऊपर नहीं चढ़ाने की इच्छा। और आप जानते हैं कि आप इतना बड़े बुद्धिमान हैं कि गांव के बहुत सारे लोगों का घर बसा दिए हैं। गे श्रीकंठ सिंह बोलते हैं, ठीक है, मैं आप ही का बेटा हूँ, आप ही से ठीक है आशीर्वाद लेकर के पढ़ा लिखा हूँ, हम दूसरे का नौकर है, हम मूर्ख नहीं हैं। ठीक है, हमारा समझा बुझाने से फिर गांव के बहुत सारे घर बस गए हैं। ठीक है, इस पर स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ कि घोर अन्याय पशुवत। आपने लाल सिंह को एक बार भी कुछ नहीं बोला, आपने लाल सिंह को एक बार भी कुछ नहीं बोला, अपने पिताजी को कहते हैं।
अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इस बीच में गांव के और कोई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, दुख हुआ। किसी किसी को खुश हुआ। दोनों पक्ष की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी और दोनों पक्ष की बात को सुनने के लिए उससे बहुत व्याकुल होने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महाअनुभव की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तोड़ गया। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन दोषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। परंतु कोमल शब्द में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उससे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उससे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ जब अब इस घर में नहीं रह सकता। अब श्रीकंठ सिंह बोलता है कि मैं इस लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता है। गांव के बहुत सारे लोग जो उस घर के परिवार की जो झगड़ा देख करके मन ही मन खुश हो रहे थे कि फूले समा नहीं रहे थे कि आज बेनी माधव सिंह के घर में भी बाप बेटों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, बहू बेटियों के बीच में झगड़ा हो रही है। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर ध्यान नहीं देते, बस बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उससे तुम बड़े होकर क्षमा करो। बेनी माधव सिंह ने लाल सिंह के लिए कहा। किसको? तो श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह आवेश आ गया। बोले, इसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। अपने पिताजी को कहते हैं श्रीकंठ सिंह, यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरी अंतिम निश्चय है। श्रीकंठ सिंह कहते। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ का बहुत आदर करता था। उससे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उससे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मृगदूर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से बेवरी जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। किसने? श्रीकंठ सिंह ने।
लाल बिहारी सिंह को दिया था। कहता लाल बिहारी सिंह वैसा भाई नहीं है, वो भी प्यार करता था, बहुत मानता था उसको, उसके सामने खड़ा नहीं होता था, चौपाई में बैठता नहीं था, ठीक है। और उसके सामने हुक्का पानी पान लेना तो दूर का बात, उसके सामने मुंह उठा करके भी नहीं था। जब उसको इतना हार्दिक स्नेह करता हुए श्रीकंठ सिंह को बहुत मानता था, श्रीकंठ सिंह भी उससे बहुत प्यार करता था। जब अखाड़े में जब आयोजन हुआ था नागपंचमी के दिन, उसके दिन जब पछाड़ दिया था अपने अगला द्वंद्वी को, तो वो अखाड़े में जा कर के गले लगा दिया था और 5 रुपये पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसमें सेंधा नहीं किए पर वह पछता रहा है। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उससे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उससे उतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वो रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वो रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उससे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और तकरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब में पछता रही है। वह स्वभाव से भी दयालु थी, उससे उनका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति को झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते हुए सुना कि अब मैं जानता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगा। मन की मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त होकर कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ सिंह ने उठे, इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दूँ। मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें ही न दिखाऊंगा।